नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम सुनेंगे गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानी मुकद्दर का सिकंदर। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काशी यात्रा के दौरान एक शहर में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम ने पड़ाव डाला। वहाँ बुलाकी राम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनी मानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर बुलाकी राम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन से निवृत्त होकर बुलाकी ने ये घटना गंगाराम पटेल को सुनाई और उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा। तो गंगाराम बोले, बुलाकी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए पटेल जी वो कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। बुलाकी राम ने कहा। तो सुनो बुलाकी। अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकंदी। वो अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मीठे स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वो अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था जिसका नाम था दयाराम, लेकिन लोग उसे 30 मार खां कहकर बुलाते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब 30 मार खां उसका नाम कैसे पड़ा ये भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौक में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार दी थी। बस तभी से उसका नाम 30 मार खां पड़ गया। ये परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस हिस्से में हैजे की बीमारी फैल गई, जिससे जीवाराम की मौत हो गई। दयाराम उस समय 10 साल का था। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी जमा पूंजी से अपने परिवार का पालन पोषण करती रही, लेकिन जब सारा धन खत्म हो गया तो वो भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल हो गए और 30 मार खां 20 साल का युवक बन गया। उसकी माँ ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 25 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे अपना और तेरा पेट पालती रही हूँ, पर अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तू कोई नौकरी या मेहनत मजदूरी करके कोई काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद करे। दयाराम 30 मार खां माँ के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, लेकिन ना तो उसे कोई नौकरी करनी थी और ना ही मेहनत मजदूरी, क्योंकि वो बहुत ही आलसी किस्म का युवक था। वो नौकरी ही नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मुफ्त का खाने की आदत पड़ चुकी थी। माँ की कमाई से उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाता था, लेकिन जब कुछ समय बाद उसकी माँ ने उसे और ज़्यादा नौकरी करने के लिए कहा तो वो नौकरी ढूंढने के लिए राजी हो गया। एक दिन वो राज दरबार में पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूँ। मैं आपसे ये विनती करने आया हूँ कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। राजा ने कहा, कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं देता, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज मुझे ये खबर मिली है कि मेरी रानी गर्भवती है और जल्द ही उसकी संतान जन्म लेने वाली है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें नौकरी पे रखने के लिए तैयार हूँ, परंतु
पहले तुम अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम में ऐसा क्या विशेष है। तो तीसमार खां कहता है, अन्नदाता, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा ये नाम कितना सार्थक है ये तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे तो मैं दिलो जान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा ने कहा, आज से हम तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त करते हैं। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और काम धंधा कुछ भी नहीं। तीसमार खां के तो पोबारा हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी माँ ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और अन्य गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राज दरबारी उससे ईर्ष्या रखने लगे। वो सोचने लगे कि कब मौका मिले और तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोग से शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू आ गए थे। उन्होंने वहां लूट मार मचा रखी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया था कि वो लोग अब दिन दहाड़े ही डाका डालने लगे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया। जब जनता में त्राही त्राही मचने लगी और वहां के लोग राजा से फरियाद करने के लिए वहां पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर विचार विमर्श होने लगा। किसी ने राय दी कि वो सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम की घोषणा कर दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से ईर्ष्या रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, ये काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वो असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वो राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसकी योग्यता की परख की जाए। ये विचार राजा को पसंद आया। राजा कार्यों में उलझे रहने के कारण ये बात ध्यान उनसे उतर गई थी। उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वो असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने ये कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों के भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो उतने तुम्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की जरूरत भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने ये बात कह तो आया, किंतु घर आकर वो दुविधा में पड़ गया। तलवार की तो बात छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना होना था खतरनाक लुटेरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वो कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोच के उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वो सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घूमता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वो कैसे करेगा।
उसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटा, तू ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्म उदूली के जुर्म में जेल डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति भी ले ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक होगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माँ ने रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाए। अचानक ही उसे कोई काम याद आ गया, इसलिए चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वो उस दूसरे काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वो चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार हो घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वो यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वो किसी गांव में न ठहरकर जंगल के ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ समय में उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। संयोग की बात है कि जिन डाकुओं की खोज के लिए वो निकला था, उसके सोते ही डाकुओं का वो दल वहां आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देख लिया तो वो उसके पास आ गए। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर गई तो वो कह उठा, जरा ऊपर तो देखो, वहां 2 पोटलियां लटक रही हैं। जरूर ये पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने उन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गई तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह से पानी निकल आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों की भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदारों ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थी। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में भी 30 थे। तीसमार खां ने उन सब के सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वो उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वो डाकुओं के धड़ वहीं छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की। उसे ढेरों पुरस्कार दिए गए और उनकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी के आदेश दे दिए। तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इस सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने
बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी राम, आज शाम जो नज़ारा तू देख कर आया था वो उसी समय का था। लोगों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वो दयाराम उर्फ 30 मार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वो मंत्री भी था जिसने 30 मार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ। कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़, मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।